जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आजादी के अमृत महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं पूरे आज तक परिवार की तरफ से तमाम देशवासियों को। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से अपना भाषण दिया झंडारोहण के बाद, और उन्होंने सीधे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद पर, विपक्ष पर हमला किया है बिना नाम लिए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी आजादी महोत्सव में इस वक्त भाग ले रही हैं। ऐसे ही देश के तमाम मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में लाल किले के झंडारोहण के बाद आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण करते हुए, और यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि पुष्प वर्षा का आयोजन किया गया है। इससे पहले लाल किले पर आपने देखा है इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने पुष्प वर्षा की थी, और अब आप ये कोलकाता की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आजादी के 75 साल और इसी के साथ आजादी के जश्न में शामिल हो रही हैं। ये फूलों की बारिश आप देख रहे हैं, ये कोलकाता की तस्वीरें हैं जहां पर पुष्प वर्षा की जा रही है, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पर झंडारोहण का कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे ही पूरे देश के अलग अलग राज्यों में ये देखिए पुष्प वर्षा। ये कोलकाता की तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में हम आपको लखनऊ से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें दिखाएंगे, सभी अपने अपने राज्य में। ये देखिए पुष्प वर्षा की अद्भुत तस्वीरें आप इस वक्त कोलकाता से देख रहे हैं। अपूर्व वृष्टि नंदन এই पुष्प वृष्टि। तो अब आइए आपको दिखाते हैं जय हो। हमारे इस कार्यक्रम में जय हिंद का नारा लाल किले पर अगर प्रधानमंत्री ने आज उससे उद्घोष किया अमृतकाल का, तो देखिए क्या क्या वो बड़े मुद्दे थे, हम आपको दिखा दें। भारतीयता, जय जवान, जो 10 बड़े मुद्दे पीएम के आज रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुलामी का अंश भी रह गया तो उसे निकालना होगा। जय किसान, जय विज्ञान। उन्होंने इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जय अनुसंधान का नारा दिया। नारी शक्ति का उन्होंने जमकर उल्लेख किया। यहां तक कहा कि अपनी भाषा में हमें महिलाओं का अपमान अक्सर करते हैं, उससे बचना होगा। विरासत पर गर्व हो, सामूहिकता में हमें विश्वास हो। ये प्रधानमंत्री के बड़े मुद्दे थे। नागरिक कर्तव्य का उन्होंने आह्वान किया। जो 5 उन्होंने प्रण दिए उसमें से एक ये भी था, और उन्होंने कहा है कि गुलामी की मानसिकता से हमें अलग होना पड़ेगा। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद सबसे बड़ा उनका मुद्दा रहा। 2047 तक विकसित भारत हो, ये उनका पहला प्रण था। दूसरा, गुलामी की सोच से हमें आजादी, गुलामी का जरा भी अंश रह गया तो उसे निकालना पड़ेगा। अपने विरासत पर गर्व करना पड़ेगा। ये पीएम ने बार बार इस पर जोर दिया। भाषा में हम कई बार अंग्रेजी को ज्यादा महत्व देते हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि हमें अपने भाषा पर गर्व करना होगा। एकता, अखंडता का चौथे प्रण के तौर पर उन्होंने जिक्र किया। कर्तव्य का पालन हर नागरिक को करना होगा। ये आपको सुना देते हैं 5 प्रण पीएम। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है,
हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। 5 प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत महोत्सव का ये जश्न जो आप भी अपने घरों में मना रहे होंगे, आज तक पर हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए सवालों की शुरुआत करते हैं। आपको हमने तस्वीरें दिखाई हैं, तमाम मुख्यमंत्री भी अब अपना आज का आजादी महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी, भ्रष्टाचारियों से नफरत करना होगा, ये क्या संदेश है? देखिए, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। अभी आपने बंगाल का दृश्य दिखाया तो उसमें क्या शब्द बोला जा रहा था? पुष्प वृष्टि करो, अपूर्व सृष्टि। ये दोनों शब्द हिंदी में भी है। प्रधानमंत्री जी ने आज भाषा की बात कही है। दुख ये हो गया है कि हम अपनी भारतीय भाषाओं के मूल को भूलकर अच्छी सामान्य हिंदी प्रयोग करो का मतलब अंग्रेजी मिक्स्ड हिंदी प्रयोग करो, उसकी वजह से समस्या है। अन्यथा हम दूसरी भाषाओं के निकट रहें। और आज स्थिति यह है कि 75 साल के बाद भी एक सरकार ऐसी है जो कहती है हम वो योजना लाएंगे कि गरीब के बच्चे भी फर्राटे से अंग्रेजी बोल पाएंगे। यह मानसिकता से बदलने की जरूरत है। फर्राटे से अंग्रेजी बोलकर ही इस देश में कोई व्यक्ति उन्नति कर पाएगा। इस मानसिकता से बाहर निकालने की जरूरत है। ये मानसिकता किसने फैलाई? केजरीवाल जी की उसमें कहा जाता ना कि हम एक योजना ला रहे हैं कि अब गरीब का बच्चा भी फर्राटे से अंग्रेजी बोलेगा। अरे भाई, क्यों फर्राटे से अंग्रेजी बोलेगा? जिस जमाने में हम लोगों ने इंजीनियरिंग दिया उस जमाने में अंग्रेजी क्वालिफाई करना जरूरी होता था, तब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कॉपी चेक होती थी। अब वो समाप्त हो गया। मानसिकता क्या देश में कांग्रेस पार्टी लेकर आई आलोक जी, जो वो सीधा कह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि यूपीएससी कि अंग्रेजी और जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा वही ज्ञानी है इस देश में। देखिए, अंग्रेजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। किसी भाषा से द्वेष करना ये भी कोई ठीक बात नहीं। अपनी भाषा से प्रेम करना ये अच्छी बात। अगर मोदी जी अपनी भाषा से प्रेम की बात कर रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 2014 में हिंदी मीडियम के यूपीएससी में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे और 2021 में कितने हुए थे? 25% पे आ गया है। भाषण देने से हिंदी के ऊपर प्रेम नहीं होगा। मुद्दे की बात यह है, कितने हिंदी मीडियम के विद्यार्थी आपने खोले, कितने सेंट्रल स्कूल्स में हिंदी के टीचर भर्ती किए? आपने एक योग की यूनिवर्सिटी खोली थी, आज वो बंद होने के कगार पर है। भाषण से देश नहीं चलता है। आपने कहा डिजिटल इंडिया, 2016 के अंदर नोटबंदी हुई, मुझे साथ दे दो भाइयों बहनों मित्रों, 50 दिन दे दो। कितना काला धन आया स्विस बैंक में, कितना है? डबल हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर को पता ही नहीं है किसका है, लेकिन डिजिटल इंडिया है। अरे भाई, कैसे पैसा चला गया नहीं पता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी बहुत कहा गया था आत्मनिर्भर, स्वाभिमान, स्वदेशी, फलाना ढिकड़ा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2 साल हो गए लागू नहीं की है। मोदी साहब, भाषण देना बंद कीजिए, देश में काम करवाइए लोगों से। अंग्रेजी ने बहुत कुछ दिया है, ये उनका जवाब था आपकी बात पर। देखिए, क्या सॉफ्टवेयर, अगर आज हम सॉफ्टवेयर में अगर हम आगे हैं, आज अगर अंग्रेजी नहीं होती इंग्लिश भाषा, तो क्या सॉफ्टवेयर के किंग होते हम? किसी भाषा से द्वेष मत रखिए। हिंदी को आगे बढ़ाना है, आपका स्वागत है। अब मैं बोलता हूं, इसी मानसिकता से बदलने की जरूरत है। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस किसने कहा? सर विलियम जोन्स, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के 1790 में जज थे अंग्रेजों के जमाने में। उन्होंने कहा संस्कृत से सीखा अंग्रेजी ने, और ये बता रहे अंग्रेजी सीखा हमने।
यही मानसिकता से बदलने की जरूरत है। आजादी के इस अमृत काल में यह स्वराज्य तब तक नहीं आ सकता। और बोलने की बात, भाषण बड़ा अच्छा याद दिलाया। ये बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ में पहला हिंदी में भाषण कब दिया गया? जब अटल जी हमारे विदेश मंत्री थे। प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार हिंदी भाषण किसने दिया? अटल जी ने। और मोदी जी के कहीं आप विदेश में जाइए जहां पब्लिक अपीयरेंसेज होते हैं, कभी आपने गैर हिंदी में बोलते सुना? जबकि मोदी जी तो गैर हिंदी भाषी है। और भी महत्वपूर्ण बात है। और आप अपने प्रधानमंत्रियों को याद दिलाइए, सब जाके बाहर अंग्रेजी में बोलते थे। इसलिए ये एक भाषा से विद्वेष नहीं है, भाषा के साथ साथ अस्मिता के प्रति स्वाभिमान की बात है। ये भाषा के प्रति विद्वेष की बात नहीं है। और इस फैक्ट को भी चेक कर लेना चाहिए। ये प्रूवन है कि जैसे हमारे यहां मात्र शब्द है, उससे लैटिन में मैटर बना, उससे फ्रेंच में मैटर बना, उससे अंग्रेजी में मदर बना। ये 200 साल पहले प्रूव हो गया। मगर अंग्रेजी से हमने सीखा, ये वही मानसिकता है। 2006 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जाके बोले थे, हमने अंग्रेजों से बहुत कुछ सीखा है। और आज भी राहुल गांधी जाके वहीं से भाषण देते हैं कि महंगाई बहुत हो रही, जबकि वहां 9.4% है। इसका जवाब आलोक। मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया कि सॉफ्टवेयर में अगर आज हम किंग हैं, अंग्रेजी भाषा का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल था। इसमें कहीं कोई फैक्चुअल गलत नहीं है, किसी तरह से कोई नहीं। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, आप बार बार कह रहे हैं कि साहब हिंदी में विकास होना चाहिए, हिंदी में काम होना चाहिए। मैं आदिकाल से लेकर नई कविता तक का पूरा इतिहास हिंदी शास्त्र का बता सकता हूं भी 1 घंटे में बैठकर। लेकिन क्या हिंदी को हम उस तरह से 8 साल में स्किल डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर पाए? स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बंद होने के कागार पर है और वहां पर हिंदी विभाग नहीं है। मोदी साहब उसके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट में हिंदी विभाग खोल दीजिए कि हिंदी में काम कैसे किया जाता है। टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के और विदेशों में जाकर भाषण हिंदी में दे देने से हिंदी का विकास नहीं होगा। अगर हमारे प्रधानमंत्रियों ने हिंदी बोली, अंग्रेजी बोली, वो इंपॉर्टेंट था कि वहां पर जाकर क्या बोले। लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हिंदी में। हिंदी की परिभाषा और हिंदी की बात कर रहे हैं आप। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदी के तमाम पत्रकारों को लेकर कीजिए कि केवल हिंदी के पत्रकार आएंगे और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। केवल हिंदी के पत्रकार आएंगे? मतलब क्या विचित्र प्रकार की आपको हिंदी से बड़ा लगाव है भाई। मेरे प्रधानमंत्री बाहर क्या बोला, अंतर जानते क्या है? 75 साल पहले नेहरू जी ने जब स्पीच दी थी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, अंग्रेजी में दी थी। आज 75 साल बाद प्रधानमंत्री जी हिंदी में बोले हैं। यह भारत का राष्ट्रीय उद्भव है। दूसरा एक और अंतर है, मगर देखिए अंतर कितना होता है। जब वो संविधान सभा की पहली बैठक 14-15 अगस्त 1947 की रात शुरू हुई थी, तब तक जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार नहीं हुआ था। क्या गा के शुरू हुई थी? वंदे मातरम से शुरू हुई थी। मगर आज देखिए कितनी विचित्र स्थिति, वही वंदे मातरम संसद के हर सत्र में गाया जाता है, इनकी पार्टी के अधिवेशन में भी गाया जाता है। मगर आज आप आम जनता से पूछिए तो ब्रांड हो गया कि वंदे मातरम सिर्फ संघ भाजपा के रैलियों में लगाया जाता है। इन लोगों ने छोड़ दिया। राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय स्वाभिमान के सारे प्रतीकों से किनारा करते करते आपने, जनता ने आपसे किनारा कर दिया। बहुत ही सरलता के साथ, इसके साथ ही चालाकी के साथ उन्होंने हिंदी भाषा के साथ वंदे मातरम का भी मुद्दा इसमें जोड़ दिया है। प्रभु जी, क्या ये मुद्दा जो आज पीएम ने इस मंच से उठाया है, ये रेजोनेट करेगा उन युवाओं के साथ जो उत्तर प्रदेश, बिहार में है, जो इंग्लिश भाषा में उतने ज्यादा संपन्न नहीं है, जिनको लगता है उतने फर्राटे से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन नौकरी को लेकर उनकी महत्वाकांक्षाएं और जो उम्मीदें हैं वो काफी बड़ी है? अंजना जी, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। मोदी जी ने अच्छी बात की कि जब भी जाते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर अंग्रेजी में नहीं बोलते, हिंदी में बोलते हैं। मैं अटल जी के साथ गया था, पहली बार जब प्रधानमंत्री बन के गए थे वो यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। दूसरी बार जब मैं उनके साथ गया, कहता मैं अंग्रेजी में भाषण करूंगा। मैं उनके साथ कैबिनेट में बैठा था, जाकर के बात किया, प्रधानमंत्री के साथ पत्रकार मिल नहीं सकते हैं। वहां उनसे मैंने बात किया कि आप अंग्रेजी में क्यों भाषण करेंगे? कहते सारे जो बाबू जो मेरे आसपास हैं उनको हिंदी लिखना नहीं आती है। इनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में 5 मंत्री ऐसे हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, जिनको हिंदी में भाषण करना नहीं आता। आप 10 मिनट उनसे भाषण करा दीजिए, नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट CCD के मेंबर हैं, वो लोग कैबिनेट कमेटी और डिफेंस के मेंबर हैं, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती। वो इतने बड़े उच्च पद पर जितने लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी जो डेमोक्रेसी करिए, हिंदी से आप राष्ट्रवाद को जोड़ना नहीं चाहते। हिंदी भाषा एक होनी चाहिए, भाषा देश को जोड़ती है, परंतु यहाँ हमारे अंदर संस्कृति देश को जोड़ रही है। सारे भारतवर्ष की संस्कृति एक है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो भी वो नारा लगाते हैं उसके अंदर लोगों को जोड़ देते हैं। हर घर झंडा, तो लाखों लोग देख मैं वाराणसी में कल था, कम से कम 50 लाख लोग झंडा लेकर के वहाँ घूम रहे थे। अब जैसे उन्होंने पहली बार कहा स्वच्छ भारत का अभियान, सब लोग झाड़ू रख रहे, सड़कें उतर रहे थे।
तो मोदी जी का ये है कि लोगों को जोड़ना, पार्टी को भी जोड़ना, लोगों को भी जोड़ना। उनके पिछले 8 साल से ये एजेंडा चल रहा है कि अर्थव्यवस्था तभी विकास करेगी, भारत एक तब होगा जब भारतीय एक हो जाएंगे। वो भारत को, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, ताकि जो टूट रहा है भारत, और कांग्रेस के लोग कहते हैं टूट रहा है, एक्सक्लूसिव की जगह इंक्लूसिव की जगह एक्सक्लूसिव होता चला जा रहा है। पर मोदी जी का नारा बड़ा स्पष्ट है, 40 साल से मैं उनको देखता आ रहा हूँ। हाँ। वो हमेशा लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो वो सूट करते हैं। कमेंट, क्योंकि ब्रेक का शब्दकार तो है ही, वो शब्दकार। खाली कथनी करने की बात हो रही थी। हाँ। पहली बात तो मैं स्वागत करता हूं मोदी जी की इस पहल का कि भारतीय भाषाओं को बिल्कुल जगह मिलनी चाहिए, सिर्फ हिंदी को नहीं, संपूर्ण भारतीय भाषाओं को, जब भाषाओं की बात होती है। मेरा अपना अनुभव ये है कि 2019 में 12 अगस्त को मैं चाइना गया था, भारत सरकार का जो इंडो चाइना जो पीपुल्स टू पीपुल डायलॉग, उस मीडिया कॉन्फ्रेंस में मैं एक भारतीय हिंदी पत्रकार के तौर पर शामिल हुआ था। मैं हिंदी में भाषण देना चाहता था, लेकिन वहां पर हमारे भारतीय विदेश मंत्रालय, हमारे एम्बेसी के लोगों ने कहा कि साहब अंग्रेजी में बोलिए, क्योंकि हिंदी में उसका इंटरप्रिटेशन करने की सुविधा नहीं है हमारे पास। चीन में, और चीनी में बोल रहे थे। मैंने बड़ा उनसे काफी जद्दोजहद की, लेकिन हमको इंटरप्रेटर नहीं मिला। आखिर मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ा। तो कम से कम मोदी जी के आज के भाषण को ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर भी उतारने की जरूरत है, और अगर वाकई हिंदी और भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाना है तो विदेश मंत्रालय से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा हिंदी नहीं बन पाई, जबकि अटल जी हिंदी में बोले, मोदी जी हिंदी में बोले, और 2007 में हिंदी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में, वहां इसकी मांग उठी थी। जितना भव्य आज का ये महोत्सव, आज का ये जश्न जो आप भी अपने घरों में मना रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सोनिया गांधी ने सरकार को आत्ममुग्ध सरकार कहा है। जी हाँ, सोनिया गांधी ने एक लिखित संदेश के जरिए ये कहा है कि साथियों, हमने बीते 75 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली हुई है, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई भी गलत बयानी तथा गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद जी जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को असत्यता के आधार पर कटघरे में खड़े करने के हर प्रयास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। ये बयान आया है सोनिया गांधी का, आत्ममुग्ध सरकार इसे कहा जा रहा है। इससे पहले कि आपकी इस पर प्रतिक्रिया मिले सुधांशु जी, जल्दी से आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री ने जो आज लाल किले के प्राचीर से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद पर बातें कही हैं, वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और इसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है
तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। तो ये आपने प्रधानमंत्री की बातें सुनी, उन्होंने भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार को जोड़ा भी, दोनों मुद्दों पर अलग अलग भी विपक्ष कर हमला बोला है। आइए आपको सीधी तस्वीर अब दिखाते हैं कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर झंडारोहण के बाद का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। ये तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर की हैं, राजधानी दिल्ली की, जहां पर भी झंडारोहण हुआ है। गुलाम नबी आजाद आपको दिखाई दे रहे हैं, तमाम नेता वहां पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज पहुंचे हैं। कुछ ही लम्हे पहले वहां पर झंडारोहण हुआ है। आत्ममुग्ध सरकार करार दिया है सोनिया गांधी ने सुधांशु त्रिवेदी जी। कहा है आप इतिहास के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो आज का यह दिन राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप के लिए उचित नहीं था। बेहतर होता एक दिन छोड़ के कल सुबेरे कर देते बयान, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। परंतु यदि उन्होंने कहा है तो मैं बताना चाहता हूं, हम आत्ममुग्ध नहीं हैं, राष्ट्रमुग्ध सरकार है। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के लिए सर्वथा हम कहते हैं इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा। और आत्ममुग्धता क्या होती है? सब जगह झंडे लगे हैं, मगर कांग्रेस पार्टी की डीपी में देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के साथ झंडा लगा है। यानी राष्ट्र के प्रतीक को झंडा क्यों लगाया जाता है? किसी भी संगठन में ध्वज का महत्व सिर्फ यह होता है कि व्यक्ति से ऊपर होना चाहिए, वो एक मूल्य का प्रतीक होता है। पर यहां उस मूल्य और प्रेरणा के प्रतीक के साथ व्यक्ति सदैव संयुक्त रहना चाहिए। इसे कहते हैं आत्ममुग्धता। आत्ममुग्धता वो है, विनम्रता से कहना चाहता हूं, कहना नहीं चाहता था पर कह रहा हूं, इस देश में 2 प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में बनी अपनी कमेटी से अपने को भारत रत्न दिया, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। और आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा यह होती है कि जब सत्ताधारी दल का अध्यक्ष देवकांत बरुआ ये 1976 में कहता इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, यानी राष्ट्र इक्विवेलेंट हो गया एक नेता के, और आज तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी। इसलिए यह उनका आधिकारिक बयान है। इसलिए मैं कहता हूं आत्ममुग्धता। और एक लाइन और कह दूं, इतिहास बदलने की बात। हमारा मात्र संगठन क्या है? संघ है ना। मैं पूछता हूं कांग्रेस का मात्र संगठन क्या है? हमारे संस्थापक डॉक्टर केशवराव बरीराम हेडगेवार। कांग्रेस का संस्थापक कौन? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी। तो कांग्रेस का मात्र संगठन तो हो गया ब्रिटिश सरकार। अब अगर यह कहना है तो आज उसका भी जवाब दे दे, हमारा मात्र संगठन संघ है, आपका मात्र संगठन अंग्रेजों की सरकार। देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी ये तस्वीरें जरा बता दें, राहुल गांधी हो जिस परिवार का जिक्र कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी, उसी परिवार की लेगेसी को आगे ले जाते हुए राहुल गांधी आज आपको दिख रहे हैं कांग्रेस दफ्तर में। तमाम नेता वहां पर खड़े हैं, उन सब से अभिनंदन स्वीकारते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। आत्ममुग्धता की मुग्ध होने की परिभाषा उन्होंने कांग्रेस को समझाई। वो कह रहे हैं कि देश का प्रतीक, उसकी आजादी का प्रतीक जो तिरंगा है, उसमें भी आप एक व्यक्ति की तस्वीर साथ में डालकर आत्ममुग्धता की सबसे ज्यादा बड़ी तस्वीर पेश कर रहे हैं। फिर आप क्या लेक्चर देंगे उस पर? देखिए, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति ना होकर अपने आप में पूरा एक संस्थान है, और आज के वर्तमान भारत की कल्पना उस व्यक्ति के बगैर नहीं हो सकती। जो नींव रखी उसी को पूरे देश ने आगे बढ़ाया। वो व्यक्ति जो बरसों तक जेल में रहा, उसके बाद उसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए यहां तक पहुंचकर देश को आजाद कराने का काम किया। साथ के साथ इस तिरंगों को अपनाने में भी बहुत बड़ा योगदान उस व्यक्ति का रहा, और हम गौरवान्वित हैं उसके लिए। अब आते हैं आत्ममुग्धता पर। ये सरकार की 3 नीतियां मुख्य होती हैं। पहली नीति होती है सामाजिक नीति। सरकार पूरी तरह से फेल है, विद्वेष और विश्व गुरु बना दिया पूरे भारत को। दूसरी नीति होती है अर्थनीति। पहले प्रधानमंत्री हैं कि लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार जा रहे हैं, रुपया 80 के पार है, महंगाई चरम पर है, लेकिन ये लोग आत्ममुग्ध हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तीसरी नीति होती है विदेश नीति। 2018 में एक अखबार के हेडलाइन छपी थी कि नेपाल ने 7100 हेक्टेयर जमीन कब्जा ली, क्या वो वापस ले ली है? आप अखंडता की बात करते हैं तिरंगे से जोड़कर,
चीन जगह जगह हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है और मोदी जी कह रहे हैं ना कोई आया था, ना कोई गया था, ना कोई घुसा था। ये आत्ममुग्धता है। तीसरी चीज, आज जो आप बार बार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और योग्यता की बात कर रहे हैं मोदी साहब, अपने मंत्रिमंडल और अपने सांसदों में झांक कर देखिए कितने हैं। एडीआर की रिपोर्ट पढ़िए, 96 सांसद ऐसे हैं जो हीनियस क्राइम करके आए हैं। आप योग्यता की बात करते हैं? योग्यता की बात आप करते हैं, उन्होंने योग्यता पर जो कोई उसका छोटा सा जवाब, फिर आप दोनों से एक कमेंट मैं कह दूं, इन्होंने कहा कि देखिए फिर मैं मगर कहना पड़ रहा है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कई नीतियां अच्छी थी, मैं मानता हूं। जैसे उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बनवाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनवाया, भाखड़ा नंगल डैम बनवाया, बोकारो राउरकेला स्टील प्लांट बनाया, परंतु इन्होंने कहा उनके बगैर भारत की कल्पना नहीं। बिल्कुल, अरे साहब, उनके जमाने में हमारा बॉर्डर ही चाइना से नहीं लगता था, हमारा बॉर्डर तिब्बत से लगता था। तिब्बत चीन को सौंप के दे दिया। कैसे कल्पना करें उनके जमाने की बगैर भारत की कल्पना नहीं। तिब्बत छोड़िए, 30,000 किलोमीटर से अधिक का ऑक्साइड चीन चला गया। पीओके हम जीत गए थे, दुनिया के इकलौते देश थे। जीतती हुई फौज ने बड़े और ताकतवर होते हुए युद्ध विराम किया और हम अक्टूबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए। 24 अक्टूबर 45 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। मेरे विद्वान प्रवक्ता बता दें कभी कि 1947 से पहले संयुक्त राष्ट्र में कोई मुद्दा भी गया था। इसलिए सही है कि आज के भारत की कल्पना उनके बगैर नहीं की जा सकती, क्योंकि क्या भारत था और क्या हो गया, यह कल्पना उनके बगैर टाइम खत्म हो रहा है, मुझे ये कमेंट ले लीजिए। गांधी, नेहरू, पटेल पर सोनिया जी क्या लेके आएंगे? जल्दी जल्दी। मैं कहना चाहूंगा, शांति समझौते के बाद यूनाइटेड नेशंस का मैटर समाप्त हो गया था। उसके बाद यूएन में कौन लेकर गया? कौन सी सरकार लेकर गई? मोदी सरकार लेकर। ठीक है, एक कमेंट जल्दी से। क्या 24 की लड़ाई पूरी आज शुरू हो गई है? मैं एक बात से दो लाइन से बड़ा अजीब सा लगता है कि 8 साल की सरकार इनकी रही। डॉक्टर साहब को भी सुन रहा था, इनको भी सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी के मन से नेहरू और गांधी परिवार निकलता ही नहीं। सोनिया जी ने लिखा है, सर, ये ये PM सोनिया ने कहा, जी ने बोला, सोनिया हमने जी ने थोड़ी लिखा। बोला। बोलने दीजिए। मेरे को लगता है अगर इंडिया टुडे के ओपिनियन पोल में राहुल गांधी अगर पॉपुलैरिटी आती है, क्योंकि आप लोग उनके बारे में इतना बोलते हैं हर रोज, सुबह से शाम से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार को मशहूर करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए आपने कांग्रेस मूर्ति नारा दिया, परंतु वहां पर उनको ज्यादा पॉपुलर आप ही कर रहे हैं। आपको अभी भी 60 साल के उन्होंने जो किया भूल जाइए, आपको जिता दिया उन लोगों ने। और आज का जो भाषण था मोदी जी का, पहली बार मोदी जी का भाषण जो है वो राजनीतिक भाषण था, विचारधारा से जुड़ा हुआ था। उन्होंने जो प्रधानमंत्री पहले नीतियों की बात करते थे, आज मोदी जी ने केवल पॉलिटिकल नारा दिया है। राष्ट्रीयता से, राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ, कि अपने से जुड़िए। और वो अभी भी कांग्रेस को या कांग्रेस की जो कुछ भी दिया, जो अच्छा किया, जो करप्शन किया है, उसको भी अभी तक जीवित रखना चाहिए। कांग्रेस को जीवित रखने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगता देखा ले रखा उसका। विवेक जी, छोटा सा। नहीं, देखिए, जो है नेहरू, गांधी और पटेल की जहां तक बात हो रही है, तो नेहरू, गांधी, पटेल को अलग नहीं कर सकते। वो त्रिमूर्ति है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की, खास करके। और जिस धारा की हम बात कर रहे हैं, जैसे तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, लेकिन उसकी बात कर रहे हैं। जहां तक झंडे और नेहरू जी का संबंध है, तो इतिहास में बहुत काफी विस्तार दिया हुआ है। हाँ। अब कांग्रेस पार्टी के नेता थे नेहरू जी, उन्होंने झंडा लगा लिया नेहरू जी के साथ। सुधांशु जी की पार्टी भी सावरकर, गोडसे, क्षमा कीजिए, सावरकर, हेडगेवार या श्याम प्रसाद मुखर्जी या बाला साहब देवरस, इनके साथ झंडा लेके लगा देती। क्यों नहीं लगाया भाई? लगाना चाहिए था अपने नेता के साथ। अंत में कहा है उससे एक नई बहस शुरू हो सकती है। मुस्कुरा रहे हैं सुधांशु जी, लेकिन ये बहस अनंत है। ये जश्न हमेशा जिंदा रहे, वो जश्न जो भारत नाम का हमारे दिलों के अंदर है।